धामी ने दी दिल्ली दौरे की जानकारी। बोले इंटरनेट से जुड़ेंगे 6000 गांव, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। उत्तराखंड देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से होगा एक। सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा तय, 19 जुलाई को केदारनाथ जाएंगे सीएम धामी। कांग्रेस ने दौरे पर कसा तंज, बोले सीएम की बढ़ाएं सुरक्षा। देहरादून में हुई आप प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, कार्यकर्ता बोले युवाओं की पार्टी है आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड के कई जिलों में 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की चेतावनी। आफत की बारिश से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे हुआ बंद। और लालकुआं ईद के त्योहार को लेकर सर्वधर्म के लोगों के साथ प्रशासन की बैठक, कहा खुले में नहीं की जाएगी कुर्बानी, कुर्बानी के समय नियमों के पालन की अपील। नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आने वाले समय में उत्तराखंड के 6000 गांव इंटरनेट से जुड़ने वाले हैं, जिसकी जानकारी खुद प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। सीएम ने कहा है कि बीते दिल्ली दौरे पर विशेष रूप से उन्होंने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उत्तराखंड के 6000 गाँव को इंटरनेट से जोड़ने की गुजारिश की है। सीएम ने कहा कि भारत नेट के तहत जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, उस पर सैद्धांतिक रूप से केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से हमारी सहमति बन गई है और जल्द से जल्द इस क्रम में हम टेंडर प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात करके ऋषिकेश को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि जल्द ही 2027 तक उत्तराखंड देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक होगा। देखिए, ऐसा है कि मैं इस बार दिल्ली के दौरे में विशेष रूप से जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनसे मिला था। और जो हमारे यहाँ पर 6000 गांव जो इंटरनेट से जुड़ने हैं, भारत नेट का प्रोग्राम जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो उस पर सैद्धांतिक रूप से हमारी सहमति हो गई है। जल्द से जल्द हमारा उसमें टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और भारत नेट के द्वारा 6000 गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैंने पर्यटन मंत्री जी से भी मुलाकात करी है। ऋषिकेश को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया है। साथ ही साथ 2027 तक हमारा प्रदेश विश्व के पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख प्रदेशों में से एक प्रदेश होगा। देहरादून की बद्रीवीर कॉलोनी में पुश्ता गिरने से आवागमन बाधित हो चुका है। मौके पर पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पुश्ते का निर्माण किया जाए। जोशी का कहना है कि सिंचाई विभाग ने पुश्ता बनाने का काम किया था, लेकिन बारिश होने से पुश्ता टूट गया है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। इस मामले में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जगह जगह बहुत नुकसान हुआ है। मेरे घर के पास ही दक्षिण बिहार में किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी पुश्ते के ऊपर ज़मीन बनाने के लिए इंप्रूवमेंट किया और उस पुश्ते के गिरने से 50-60 लोगों का पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसी प्रकार बद्रीनाथ कॉलोनी में जो सिंचाई विभाग द्वारा पुश्ता लगाया गया था, वो नीचे से खाली हो गया, जिससे दुर्घटना हो सकती है। दूसरा प्रोडी का जो कंट्रैक्टर काम कर रहा है, उसने दोनों तरफ का ढाल बद्रीनाथ मंदिर पर स्वीकार कर दिया कि पानी वहाँ पर जमा हुआ और पूरा पानी नीचे से कॉलोनी में चला गया। तो मैं एसडीएम अधिकारियों को लेकर उसका दौरा किया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार केदारनाथ धाम जा रहे हैं और सीएम के तय किए गए कार्यक्रमों के अनुसार 19 जुलाई को सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचकर केदार घाटी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। लेकिन सीएम के केदारनाथ का दौरा तय होने के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बीते दिनों बीजेपी नेता का चारधाम के मंदिरों में स्थानीय लोगों ने दौड़ा कर पीटने की कोशिश की थी, घेराव किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों में आक्रोश बढ़ गया है। ऐसे में अगर सीएम केदारनाथ धाम के दौरे पर जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा को बढ़ा लिया जाए, क्योंकि जनता का सरकार के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आगाह करना चाहती हूँ, अभी हाल ही में देखने को मिला कि किस तरह से हमारे चार धाम के मंदिरों में आपके भाजपा के नेता को दौड़ा कर जनता ने पीटने की कोशिश करी, घेराव किया और जान बचानी पड़ी नेता को। वैसे ही कल परसों का ही आपके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का बयान है, जिसने बहुत आपको बड़े स्तर पर बैकफायर किया है, जिसमें पंडा पुरोहितों के एजिटेशन को उन्होंने कांग्रेस का एजिटेशन बताया है। कहीं आप उनके जख्मों पर राहत तो नहीं दे पा रहे हैं, मलहम तो नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नमक छिड़कने का काम आपके ये बड़बोले नेता कर। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बात अगर सूबे के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज की करें तो महाराज लगातार विभागीय अधिकारियों से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, मौके पर जाकर कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। हाल ही में सतपाल महाराज को बीजेपी हाईकमान ने चमोली और रुद्रप्रयाग का प्रभारी मंत्री बना दिया है और सभी मंत्रियों को 10 दिन अपने इन क्षेत्रों में प्रवास करने का निर्देश दिया है। सरकार के स्तर पर और संगठन के स्तर पर मंत्री सतपाल महाराज की क्या कुछ तैयारी है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर एएनबी न्यूज ने मंत्री सतपाल महाराज से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। उत्तराखंड के सिंचाई और लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज इस समय हमारे साथ एएनबी न्यूज़ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानने का प्रयास करेंगे, आपके पास बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, अब लोक निर्माण विभाग की भी जिम्मेदारी आपके पास है, अभी सिंचाई विभाग भी आपके जिम्मे है। सिंचाई विभाग में अभी आपने 2046 रिक्त पदों को भर्ती करने के निर्देश दिए हैं, क्या है उस मामले में कहना आपका? हमारे कुछ पद खाली हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, उनको भरने के लिए हमने निर्देश दिए हैं ताकि हमारे विभाग का कार्यक्रम जो है, जो हमारे काम है वो सुचारू रूप से हो सकें। उसमें कुछ जेईज हैं और कुछ हमारे कर्मचारी हैं जो हमें चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत जो पहले मानक थे वो 2.5 लाख रुपए थे, अब उनको 3.5 लाख आपने किया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। किस चीज़ के मानक? प्रधानमंत्री कृषि योजना वाले। कृषि योजना वाले जो मानक हैं वो आपको मैं समझता हूँ हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो बताएंगे, पर ये मानक हमने बढ़ाए हैं और इससे क्षेत्र को फायदा होगा बहुत। बैठक में आपने कुछ क्षतिग्रस्त नहरों को लेकर भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए, जो बैठक हुई थी मुख्यालय में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। हमने कहा क्षतिग्रस्त नहरें जो हैं उनको बनाने के लिए आंशिक रूप से पैसा हमें चाहिए। अगर वो पैसा हमें मिल जाएगा तो निश्चित रूप में नहरों को हम ठीक ठाक कर देंगे, क्योंकि पहाड़ में ज़्यादा जगह नहीं होती है और नई गूल बनाने के लिए, नई नहर बनाने के लिए इतनी भूमि नहीं होती है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर कुछ नहरें ऐसे हैं जैसे रुद्रप्रयाग के अंदर नहरों से पेयजल भी उपलब्ध हो रहा है, पेयजल भी उससे उपलब्ध होता है, तो ऐसी नहरों के रखरखाव के लिए हमें आंशिक रूप से सहायता दी जाए ताकि नहरों का हम संचालन कर सकें। पीडब्ल्यूडी का अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद आपने मुख्यालय में तमाम एनएचके और तमाम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की, क्या दिशा निर्देश उनको दिए गए सर? हमने दिशा निर्देश ये दिया है कि जो नालियाँ हैं चोकअप हो गई हैं वो नालियाँ साफ़ की जाएँ। उसके अंदर हमने ये भी कहा है कि जो हमारी विधवा महिलाएं हैं, परित्यक्ता हैं, उनकी भी सहायता ली जाए। तो निश्चित रूप में अगर नालियाँ साफ़ हो जाएंगी तो सड़क पर पानी कम होगा और गड्ढे कम बनेंगे, क्योंकि पानी जब लॉकअप हो जाता है तो आपको पता है गड्ढे बन जाते हैं, सड़क इरोड हो जाती है। इरोजन को रोकने के लिए नालियों का सुचारू रूप से चलना बहुत आवश्यक है, इसके हिदायत दिए गए हैं। हमने ये भी कहा है कि जो साइन पोस्ट हैं, साइनेज है, वो दिखनी चाहिए, लगनी चाहिए, लग नहीं रही हैं, और ख़ासकर ये भी हिदायत दी है कि जहाँ पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है तो 1 किलोमीटर पहले आप यहाँ ये सूचित कर दें कि भाई यहाँ पर 1 किलोमीटर बाद कनेक्टिविटी नहीं है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से अपने घर सूचना दे सके। तो इसके लिए हमने काफ़ी हिदायत दी है, काफ़ी इसमें कहा है और उसके लिए कार्रवाई चालू है। चारधाम रूट को लेकर और ऑल वेदर रोड को लेकर कुछ आपने कुछ हाँ, 16 तारीख को हमारी बैठक हो रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे और जो SOP तैयार करेंगे उसका हम पालन करेंगे। सर, आपको एक जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी गई है, चमोली और रुद्रप्रयाग का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, तो क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे 2022 के लिए? मेरा वो पार्लियामेंट का क्षेत्र रहा है, मैं वहाँ के जनजीवन से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ और निश्चित रूप में वहाँ के विकास के लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं और हम विकास करेंगे। हमने काफ़ी उसमें मॉनिटरिंग की भी जो हमारे वॉच टावर होते हैं वो लगाने की बात की है कि अगर जैसे ऋणी का हादसा हुआ तो वो कहाँ तक प्रभावित करेगा, क्योंकि लोगों में बड़ा भय व्याप्त हो गया था कि साहब वो ऋणी टूट गया है, तो वो केवल विष्णुप्रयाग तक में जाकर सबसाइड कर गया।
तो ये देखने की चीज़ है, इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा भय व्याप्त ना हो। हमारा श्रीनगर में वैसे ही डैम बना हुआ है, तो वहाँ पर पानी रुक जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। इस समय भी हमने हिदायत दे दी है कि सारी नालियाँ साफ़ की जाएँ और उनको सुचारू रूप से संचालित किया जाए। 10 दिन के प्रवास की बात भी कही गई है। 10 दिन के प्रवास की बात की, वो हम लोग करने जा रहे हैं और वहाँ के जनजीवन से और जुड़ेंगे और वहाँ की समस्या को देखेंगे। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज से। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में सरकार को लेकर क्या कुछ कार्य हो रहे हैं और संगठन के स्तर पर जो सतपाल महाराज जो कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनको वो किस तरह से निभाएंगे, उन्होंने उसका बखूबी जवाब दिया। अपने कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ में रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज़, देहरादून। प्रदेश के स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत होने वाले एडमिशन में स्कूलों द्वारा दी जा रही मनमानी को लेकर आज छात्रों के अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूलों की शिकायत करते हुए कहा कि ITE के तहत उनके द्वारा मानक पूरे करते हुए पात्रता की श्रेणी में होने वाले आवेदन किए गए थे, जिसके बाद स्कूल द्वारा नज़दीक के विधायकों को जिस तरीके से बातें सुनने को मिली हैं वहां पर दरकिनार कर दिया गया है और जितने छात्र हैं उनकी प्राथमिकता को आगे लाना चाहिए। बस किराए के लालच में बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि उनके बच्चे RTE के तहत सभी मानक पूरे करते हैं, उनका फिर से आवेदन निरस्त कर दिया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश के अभिभावकों को एक अवसर और देते हुए RTE के तहत जो बच्चे छूट गए हैं उनको एक और मौका दिया जा रहा है, जिसके तहत RTE में 5000 सीटें जो कि खाली हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। एडमिशन के लिए बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था और मैं पदमपुर देवलिया ग्राम सभा की रहने वाली हूँ और हमारी ग्राम सभा में स्कूल है BLM एकेडमी। तो जब हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे तो BLM एकेडमी का एड्रेस जो है वो हरिपुर पूर्णानंद शो हो रहा था, बल्कि वो पदमपुर देवलिया होना था। हमने इससे स्कूल से भी शिकायत की और इवन खंड शिक्षा अधिकारी जी से भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में ये सब सही हो जाएगा। लेकिन अब जब रिजल्ट आया तो हमारे बच्चे का उसमें एडमिशन ही नहीं हुआ है और वो दूसरी ग्राम सभाओं के बच्चे जहाँ पे कि उनने हरिपुर पूर्णानंद जो ग्राम सभा ली थी उसी के 6 गांव हैं, उन्हीं का एडमिशन हुआ है। और हमारे ग्राम सभा से 11 बच्चों ने फॉर्म भरा था। 27 सीट्स BLM स्कूल में थी, लेकिन किसी का मतलब 1 या 2 बच्चों का हुआ है, उसके अलावा किसी ने सिर्फ 3 लोगों का हुआ और किसी का भी नहीं हुआ। और दूसरी ग्राम सभा के बच्चों का हुआ है। 200 मीटर दूर बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन 10-12 किलोमीटर दूर के बच्चे का हुआ है। हेड़ागज्जर से एडमिशन हुआ है BLM एकेडमी में। अवसर दिया है कि जो लोग RTE के तहत अपने बच्चों को ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका एडमिशन होंगे। इसके बावजूद भी अभी 5000 से ज़्यादा जगह खाली है, लेकिन मैंने अभी कहीं बोला नहीं है। लेकिन मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ कि मैं आम जनता को एक मौका और दूंगा। राजधानी देहरादून में आप युवा मोर्चा के पहले कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चे के कार्यकारिणी की जो पहली बैठक, उसमें कर्नल कोठियाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने युवा मोर्चे के कई पदाधिकारियों के साथ में बैठक की। युवा मोर्चे की इस पहली बैठक में युवा मोर्चे द्वारा प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए 3 अहम संकल्प और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए और कहा कि आगामी जो चुनाव होंगे वो पूरे उत्साह के साथ लड़े जाएंगे। देखिए, जहाँ तक हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो ये आप मानेंगे कि ये युवाओं की पार्टी है। आज आप देखेंगे तो जो हमारी एवरेज एज है वो रिप्रेजेंटेशन की सबसे ज़्यादा युवाओं की पार्टी आज आम आदमी पार्टी है। दूसरा, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि युवाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं और युवा हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आज की तारीख में। अभी तक पूरे प्रदेश में अभी तक युवाओं के लिए ना कोई नीति है ना नीयत है काम करने की। आप देखेंगे प्रदेश में पिछले 5 सालों से कोई भर्ती नहीं निकली, बेरोजगार युवा परेशान है और जिस तरीके से इस टाइम पूरे प्रदेश में माहौल है, पूरा युवा जो है वो अपने आप को असंतोषित महसूस कर रहा है। वो महसूस कर रहा है कि इस पूरी सरकार ने 5 सालों के लिए उसके लिए कुछ नहीं किया। निश्चित तौर पे से युवाओं में उत्साह है, एंगर है। वो चाहते हैं इस प्रदेश में कुछ ऐसी सरकार बने, कोई ऐसा मुख्यमंत्री बने जो युवाओं की बात करे, रोजगार की बात करे, युवाओं को कैसे देश के निर्माण में कैसे भागीदार बनाए, किसकी बातचीत होनी चाहिए। सर, लेकिन बीजेपी तो कह रही युवा मुख्यमंत्री दिया है, सब कुछ दिया। देखिए, युवा मुख्यमंत्री मजबूरी में दिया है। आप ये देखेंगे कि आप पिछले 4.5 साल के अंदर आप 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दे चुके हैं। आपने एक मुख्यमंत्री दिया जिसने 4 साल शासन किया, 4 साल के बाद आपको होश आया कि वो मुख्यमंत्री बेकार है और वो काम नहीं करते, फिर उनको हटाया गया। फिर एक मुख्यमंत्री लाए जो केवल 4 महीने चले।
अब 4 महीने चलने के बाद आपको लगा कि ये मुख्यमंत्री भी गड़बड़ है, फिर आप तीसरे मुख्यमंत्री ले आए, अब 4 महीने बाद आप फिर कह देंगे ये भी गड़बड़ है, फिर इनको हटाएंगे। तो मतलब क्या मुख्यमंत्री बदलने की प्रयोगशाला? अभी हमने लगभग 2 हफ्ते पहले अपना प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी का और विधानसभा स्तर पर टीमें गठित करी थी युवा मोर्चा की। आज इसी क्रम में पहली युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक हुई है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आज सारे हमारे युवा इसमें आए हैं। युवाओं में अच्छा खासा जोश दिखने को मिल रहा है। मूलतः 2 मुद्दों पर आज उत्तराखंड की राजनीति केंद्रित है, जिसमें भू कानून और बेरोजगारी का मुद्दा है। निश्चित तौर पर युवाओं का प्रदेश कहा जाता है और 59% वोटर उत्तराखंड में युवा वोटर है। आज युवा बेरोजगारी के स्तर पर अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो प्रदेश में नंबर 1 है। 23% की दर से हमारा प्रदेश सबसे आगे है। तो युवाओं में खासा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो वर्तमान में सरकार है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नैनीताल के तल्लीताल में गांधी पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल में स्थित नगर के प्राथमिक पाठशाला को ध्वस्त करके बनाई जा रही कार पार्किंग के विरोध में लंबे समय से कृष्णापुर पैदल मार्ग को बनाए जाने की मांग की है और इसको लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें कि करीब 100-125 साल से एक प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए और एक जूनियर हाई स्कूल चला करता था। इन स्कूलों में मजदूरों का बच्चा पढ़ता है, इन स्कूलों में गरीब का बच्चा पढ़ता है। और अगर आपने ये स्कूल तोड़ दिए दोनों, अभी भी वहाँ पर 50-60 बच्चे पढ़ते हैं। कोविड का पीरियड चल रहा है लेकिन फिर भी वहाँ शिक्षा चल रही है। 50-60 बच्चे यहाँ दोनों स्कूलों में पढ़ते हैं। और आपने अगर इन स्कूलों को बंद कर दिया तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? अंग्रेजी स्कूलों की यहाँ पर जो अंग्रेजी स्कूल है वहाँ तो बहुत ज़्यादा फीस है, वहाँ तो बच्चा वो जा नहीं सकता। तो आपने ये तोड़ने से पहले सोच ही नहीं रहे हैं कि गरीब का बच्चा कहाँ एजुकेशन लेगा। इस सरकार से मांग करते हैं कि आप शिक्षा के स्तर को सुधारिए, कारण जानिए, उनको खोजिए कि क्यों बच्चे वहाँ पर कम हैं। वहाँ पर अगर आप शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, बिल्डिंग अच्छी खड़ी करेंगे, सुविधाएं जुटाएंगे तो अधिक से अधिक लोग बच्चे पढ़ने आएंगे। आप ये तो सब कुछ कर नहीं रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि बच्चे कम हैं और बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाए, वहाँ पार्किंग बना दी जाए, वहाँ कुछ और बना। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आज और कल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने इन 2 दिनों में मौसम को लेकर पूर्वानुमान लगाया है। उनके अनुसार पूरे प्रदेश में आज और कल अच्छी बारिश होगी। 18 तारीख को कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 19 तारीख को भी प्रदेश में बारिश को लेकर एक्टिविटी अच्छी रहने वाली है। 19 तारीख को गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने इन 2 दिनों में लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अठारह तारीख में जब आप जाएंगे तो जो एक्टिविटी है प्रदेश में वो और ज़्यादा बढ़ेगी और 18 और 19 ये 2 दिन ऐसे रहेंगे कि जिसमें कि जो है पूरे प्रदेश में जो है अच्छी बारिश वो मिलने वाली है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो दिक्कतें वो भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी। तो 18 और 19 को जहाँ अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश होगी प्रदेश में, उसमें साथ साथ जो 18 तारीख को बात करें जो हैवी रेन्स हैं कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर उनमें अगर बात करें तो कुछ जगहों में वो मिलने वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा हैवी रेन्स का। और साथ में जो वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी तो अत्यधिक भारी
और एक्सट्रीमली हैवी जो रेंस है वो भी एक आध दो का जगहों में 18 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि जो है जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, नैनीताल है या चंपावत डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनमें विशेषकर आप देखेंगे कि 18 तारीख को वेरी हैवी से लेके एक्सट्रीमली हैवी रेंस भी कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी। गढ़वाल रीजन्स की बात करें तो 19 तारीख को जो एक्टिविटी है खासकर वो ज़्यादा गढ़वाल रीजन में रहेगी और 18 को भी गढ़वाल रीजन में मैं ये कहूँगा कि जो भारी या बहुत भारी बारिश है वो कहीं कहीं पर जो है गढ़वाल रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है विशेषकर उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो देहरादून है, हरिद्वार है, पौड़ी है, तो इनमें आपको जो है ये एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी। और चमोली और रुद्रप्रयाग में भी मैं बोलूँगा कि 18 को हैवी वेरी हैवी रेंस जो है कहीं कहीं कर इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी मिलेंगी। 19 को आप देखेंगे तो जो एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में अच्छी रहेगी। 19 को भी अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ हैवी वेरी हैवी रेंस भी होते हैं, वो भी देखने को मिलेगी। और जो एक्सट्रीमली हैवी रेंस है वो भी एक आध जगहों में रहेंगी। खासकर अगर एक्सट्रीमली हैवी रेंस की बात करें तो वो जो गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जैसे देहरादून है, पौड़ी है, और इसी तरह अगर कुमाऊं रीजन की बात करें तो उसमें जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर है, नैनीताल है, तो इनमें 19 रुद्रप्रयाग जिले में आफत की बारिश बरस रही है। 2 दिन से जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में एक ओर जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली है, वहीं दूसरी तरफ केदार घाटी में ठंड भी महसूस की जा रही है। इसके अलावा बारिश के कारण नुकसान भी हो रहा है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जबकि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में जगह जगह बंद होने से लोग परेशान हैं। केदारनाथ हाईवे भी बारिश से कई जगहों पर डेंजर जोन वहां पर बन गया है। और आपको ये भी बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और इन दिनों धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय चरण के काम चल रहे हैं। धाम में मजदूर दिन रात निर्माण काम कर रहे हैं। दिन के समय धाम में बारिश होने पर रात को काम रुक जाता है, जिससे अगले वर्ष तक कार्य को पूरा किया जा सके। अब द्वितीय चरण का 20% जो काम है वो हो गया है। आपको ये भी बता दें कि साल 2013 में आपदा से तबाह हुई केदारपुरी को मास्टर प्लान से बचाने के लिए 20 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्माण कार्यों की नींव रखी थी। 3 चरणों में निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें प्रथम चरण के तहत 125 करोड़ की लागत से कई निर्माण कार्य किए जाएंगे। अब बीते फरवरी महीने से 130 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसका 20% काम पूरा हो गया है। अगस्त 2022 तक द्वितीय चरण के सभी निर्माण कार्य पूरे होने हैं। 450 करोड़ की लागत से केदारनाथ में 3 चरणों में काम हो रहे हैं। अंतिम चरण में लगभग 195 लाख की लागत से काम होंगे। यात्री सुविधाओं से संबंधित क्यू मैनेजमेंट की जो लाइन वगैरह और रेन शेल्टर वगैरह बनने हैं वो चालू हुए हैं। इसके अतिरिक्त फर्स्ट एड और फैसिलिटेशन सेंटर जो टूरिस्ट के लिए है वो भी चालू हुआ है। इसके अतिरिक्त पुलिस चौकी वहाँ पे अस्थायी रूप से चल रही थी, उसका भी काम चालू हुआ है। तो इस कोरोना कर्फ्यू के चलते बकरीद के त्योहार को लेकर सीओ मंगलूर ने कोतवाली में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की। ग्रामीणों के साथ बैठक में सीओ ने कहा कि ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, अहम होता है। इसलिए सीओ ने इस त्योहार पर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस ना पहुंचे। खुले में पशुओं की कुर्बानी ना दी जाए। साथ ही कुर्बानी करने के बाद पशुओं के अवशेष को सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें, इस तरह की बात भी कही गई है। त्यौहार आ रहा है, इस संबंध में जो है पूरे थाना मंगलौर क्षेत्र के जितने भी ईदगाहें हैं, जो गांव हैं, जो मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और हिंदू समाज के लोगों को बुलाकर उनकी त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के संबंध में मीटिंग ली गई है। ये मीटिंग ली गई। क्या क्या सर इसमें डिसाइड हुआ है? सब इसमें मेनली डिसाइड हुआ है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, कोविड-19 के चलते हुए जो गाइडलाइंस हैं अभी तक हमारे पास उनको फॉलो करना। साथ ही साथ ये कि जहाँ पर भी कुर्बानी दी जा रही है उसके चारों तरफ पर्दे लगाए जाएंगे, उसका जो वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली किया जाए। साथ ही साथ अगर उसको यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, बहुत सी जगहों पर कुर्बानी नहीं होती है, वो
दूसरे गांव में आके करते हैं, उनके गांव में नहीं होती है, तो उसमें उत्तराखंड के जसपुर में दुल्हन पैलेस में प्रशासन की ओर से कोरोना कर्फ्यू के चलते ईद के त्योहार को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें उच्च अधिकारियों की मौके पर मौजूदगी देखी गई। बैठक में जसपुर की जनता से भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा गया। मौके पर मौजूद एसडीएम और कोतवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ईद मनाएं, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस ना पहुंचे, खुले में पशुओं की कुर्बानी ना की जाए। और वहीं आम जनता से भी अपील की गई कि साफ सफाई रखें। शांति की बैठक थी, जो आने वाला 21-22 दिन का त्यौहार है, तो उसी के संबंध में निर्देश दिए गए इन लोगों को कि अमन शांति से अपना त्यौहार मनाएं और जो भी कुर्बानी होगी उसको खुले में ना करें। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका अनुपालन करें, खुले में ना करें और कोई ब्लडिंग वगैरह जो उसके नाली में ना हो। और नमाज के लिए भी है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और 5 आदमियों से जो ज़्यादा आदमी है उसमें वो ना करें। तो ये सब निर्देश दिए और सफाई के जो अधिशासी अधिकारी उसको निर्देश दिए कि शहर में व्यापक सफाई बनाए रखें। जो आवारा पशु है उन दिनों उनको प्रतिबंधित करें और जो कूड़ा वगैरह, जो सफाई पानी वगैरह की सुचारू रूप से व्यवस्था हो, लाइटिंग वगैरह की सुचारू से व्यवस्था हो करी गई। यहाँ पे इसमें कोशिश ये की गई कि जो भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं और शासन से जो निर्देश मिले हैं वो लोगों को बताया गया कि इस तरह कुर्बानी कैसे करनी है, कहाँ करनी है और रास्ता कौन कौन से है, उसको जो मीट वगैरह जो भी है लाने ले जाने के लिए, और वो सब निश्चित करेंगे। और कोई इस तरह की अगर एक्टिविटी होती है तो कहीं पर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ होगी तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। अपने तरफ से कोई भी आदमी उसमें अननेसेसरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।